दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज 12वां दिन है। सीतामढ़ी के जानकी स्थान मंदिर में पूजा पाठ करके राहुल गांधी की यात्रा मोतिहारी पहुंच गई। लेकिन इस यात्रा ने बिहार में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय राजनीति में इस वक्त की ये सबसे विवादित खबर है और ये मामला तूल पकड़ चुका है। हुआ यह है कि दरभंगा में कल जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी, उस समय बिठौली नाम की जगह पर उनके स्वागत सम्मान के लिए मंच बनाया गया था। इसी मंच से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गईं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गाली देने वालों का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि स्टेज के आगे का हिस्सा झंडों से छिप गया है। कुछ चेहरे मंच पर जरूर दिख रहे हैं। एक लड़की के हाथ में माइक नजर आता है। संभवतः इसने ही गाली देने की शुरुआत की हो। बाकी जो लोग मंच पर हैं, उनमें से ज्यादातर लोग उस गाली को रिपीट कर रहे थे। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, लिहाजा हमने उस हिस्से को बीप कर दिया है क्योंकि वो इतनी अभद्र भाषा है, ऐसी गाली है जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जरा सोचें, इन लोगों के जेहन में कितना जहर भरा हुआ है। मंच से सरेआम गाली दी जा रही है देश के प्रधानमंत्री को। एबीपी न्यूज ने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक जिस वक्त मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी और बाकी तमाम नेता आगे बढ़ चुके थे। कांग्रेस के स्थानीय नेता मोहम्मद नौशाद, जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, उनकी ओर से यह मंच तैयार करवाया गया था। मोहम्मद नौशाद राहुल गांधी की यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। इस वीडियो में उन्हें आप राहुल गांधी की जीप के आगे बोनट पर बैठे हुए देख सकते हैं। नौशाद दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने इलाके में स्वागत का मंच तैयार करवाया था। लेकिन स्वागत के इसी मंच का इस्तेमाल कांग्रेस के समर्थकों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली देने के लिए किया है। अब सवाल यह है कि मोदी को गाली देने वाले लोग कौन हैं? क्या गाली देने वाले कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जिसने माइक पर भद्दी भद्दी गालियां दी हैं? क्या वो नौशाद के समर्थक हैं? तस्वीरों को गौर से देखने के बाद यह बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने नारे लगाए वो कांग्रेस आरजेडी के ही समर्थक हैं। अब नौशाद ने जो प्रतिक्रिया दी है वो भी आप सुन लीजिए। हम लोग जो है ना, राहुल जी आए थे तो राहुल जी के पीछे पीछे मुजफ्फरपुर चले गए थे। लगभग सुना है मैंने आधे घंटे के बाद कोई ऐसी असामाजिक तत्व चढ़ जाता है कई बार, और कभी फोटो खिंचवाने लगता है, कभी मंच पे माइक छीन के वो ज़बरदस्ती बोलने लगे। बल्कि हमारे लड़के ने उसको धक्का भी मारा है और उसको तुरंत उससे माइक भी छीना है। तो हम मेरे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और हम सब के प्रधानमंत्री हैं। अगर इस तरीके की कोई मंच से इस तरीके का ये होता है तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मोहम्मद नौशाद की सफाई अपनी जगह, लेकिन जो सच्चाई है वो पूरे देश के सामने है। पहले जिस मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगाए गए, कुछ देर के बाद उसी मंच का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंदी गाली देने के लिए किया गया, अपशब्द कहने के लिए किया गया। अब इस मामले ने पूरी तरह से सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने दिल्ली में इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से, मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है।
अब से कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो बयान जारी किया है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव से माफी की मांग की है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस आरजेडी द्वारा मातृशक्ति को गाली देने का संस्कार इन्हें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषणों और उकसावे से ही मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वो न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने गाली के मुद्दे को बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी दिल्ली में बड़े प्रदर्शन को लेकर बैठक भी कर चुकी है। मामला थाना पुलिस तक जा पहुंचा है। पटना के कोतवाली थाने में बीजेपी नेताओं ने बाकायदा लिखित शिकायत दी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोदी को अपशब्द कहे जाने से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यूपी के रायबरेली में जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के पोस्टर जलाए गए। जबकि सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में सुबह जब राहुल पूजा करने पहुंचे तो विरोध के तौर पर बीजेपी समर्थकों ने वहां जाकर मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी को गालीबाज पार्टी बताया है। इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा, समाज देख रहा है, इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी और राजद का सफाया जनता करेगी। राहुल जी और तेजस्वी यादव को इस मंच से बड़ी मैं चेतावनी दे रहा हूं। उस गालियों का जवाब इस बिहार की जनता देगी। यह बिहार की धरती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश से माफी मांगे, प्रधानमंत्री को गाली देना ये महसूस कराता है कि तुम्हारी रंगों में देश का नहीं विदेश का खून है। महागठबंधन के नेताओं का संस्कार ही है। ऐसे लोगों को तो देशद्रोह देश होना चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई नारेबाजी को बीजेपी के सहयोगी पार्टियों ने भी बेहद गंभीरता से लिया है। जेडीयू और एलजेपी ने अपशब्द की कड़े शब्दों में आलोचना की है। अब राहुल गांधी जी इस देश में कौन सी अव्यवस्था लाना चाहते हैं? हमको लगता है कि वो बौखला गए हैं और हम श्री राहुल गांधी जी को कहते हैं कि अपना बुढ़िया बस्तर समेटिए और बैठिए घर में। आप इस देश के विरोधी दल के नेता होने के लायक भी नहीं, कोई गंभीरता नहीं है। यात्रा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ये वही चलन है, ये वही परंपरा है राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों की, जिसकी वजह से 90 के दशक से बिहार जो हमारा बदनाम हुआ है। सोचिए, ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके भैया। जो व्यक्ति गाली गलौज खुले आम खुले मन से कर सकता है, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं के सामने कर सकता है, वो सोचिए वो अपने घर में गांव देहात गांव में जाके वो क्या कर रहा होगा। दरअसल मुद्दा ही ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी बेहद आक्रामक तरीके से विपक्ष पर वार कर रहे हैं। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस सालों से सहयोगी हैं और आरजेडी को सत्ता पक्ष के लोग जंगल राज वाली पार्टी कहकर निशाना साधते हैं। अभी जुलाई महीने में जब बिहार बंद का आयोजन किया गया था तब आरजेडी के नेताओं ने कई विवादित बयान दिए थे जो जबरदस्त तरीके से वायरल भी हुआ था। दरभंगा में आरजेडी के एक नेता ने 1990 का जिक्र किया, लोगों को लालू राबड़ी राज की याद दिलाकर धमकी दी थी। हाजीपुर में उसी दिन आरजेडी के कार्यकर्ता स्कूटी से जा रही महिला से बदसलूकी करते हुए दिखाई देते हैं। वैशाली में आरजेडी वाले एक दुकानदार को दुकान के अंदर आरजेडी की कार्यकर्ता बंद करते दिखे। वीडियो में आरजेडी विधायक की मौजूदगी में मंच से एक नेता भूरा बाल साफ करो जैसे विवादित नारे का जिक्र करते दिखाई देता है। जेडीयू और बीजेपी के नेता इन तस्वीरों को ही आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की पहचान और जंगल राज का प्रतीक बताते हैं।
अब जब पीएम को अपशब्द कहे जाने का वीडियो सामने आया है तो गड़े सियासी मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। कांग्रेस को अतीत की याद दिलाई जा रही है। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। 2014 में सोनिया गांधी ने मोदी को जहर की खेती करने वाला करार दिया। 2016 में राहुल गांधी ने मोदी को खून की दलाली करने वाला बताया। 2017 में मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। 2022 में गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने मोदी की मां पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री के पास कांग्रेस की तरफ से की गई इस तरह की विवादित टिप्पणी और गालियों का पूरा ब्यौरा है। साल 2023 के अप्रैल महीने में कर्नाटक की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया था कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गाली दी है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अब जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक मोदी के खिलाफ अभद्र बयानबाजी की लिस्ट और लंबी हो चुकी है। दरभंगा वाला कल का एपिसोड मिलाकर कुल 120 बार गालियां दी जा चुकी हैं। लेकिन जब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसकी निंदा करने की जरूरत नहीं समझी। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष ने मोदी को दी गई गाली पर जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। आपत्तिजनक का परिभाषा जो लोग कह रहे हैं पहले अपने भाषा में मर्यादा में रहना चाहिए। चुन चुन के मारो गोली मारो, तो ये सब कई घटना आ गई, इसलिए उनकी ये बातों को हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता कि दूसरे को कहते हैं अभद्र। पहले अनेकों अभद्र टिप्पणियां हुई है। गालियां भाषण में गालियां तो कौन सी गालियां पड़ी। बिहार की राजनीति से आज एक और बड़ी चुनावी खबर सामने आई है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व में सहमति बन गई है। सूत्र बताते हैं सीट बंटवारे की जो पिक्चर निकाली गई है उसके हिसाब से जेडीयू सबसे ज्यादा 102 से 106 सीट पर लड़ेगी। बीजेपी 101 से 105 सीट पर लड़ सकती है। बाकी बची 36 से 40 सीटों का बंटवारा तीनों सहयोगी दलों में होगा। सूत्र बताते हैं कि परसों नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और उनके इस दौरे के दौरान ही ये फॉर्मूला फिक्स किया गया है। सिर्फ 2015 की विधानसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो साल 2000 से अब तक तकरीबन हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा है। पहले भी नीतीश की पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ती रही है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू की सीटों को लेकर कोई अगर मगर फिलहाल दिखाई नहीं देता। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को क्या मिलेगा, और इस सवाल का जवाब बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं। और इसे जानने के लिए इतिहास के पन्ने को हम पलट देते हैं। 10 साल पहले साल 2015 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का बीजेपी से गठबंधन था, लेकिन तब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे। उस चुनाव के दौरान मांझी और कुशवाहा भी एनडीए का हिस्सा थे। लेकिन साल 2020 में तस्वीर बदल गई। तब एनडीए में बीजेपी जेडीयू के साथ हम और वीआईपी भी थी। चिराग पासवान अलग हो गए थे। इस बार बीजेपी जेडीयू तो है ही, दोनों बड़ी पार्टियां, साथ में चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। यानी एनडीए के कुनबे में 5 पार्टियां हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी यही गठबंधन था, जबकि साल 2020 के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर ही चिराग पासवान ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। तब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और एनडीए को अच्छा खासा जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। 2020 में एलजेपी को 5.8% वोट मिले थे। अब चिराग पासवान के भी इतिहास को पलट लें तो 2015 में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में रहकर 42 सीटों पर लड़ी थी, 2 सीटें जीती थी। 2020 में अकेले 142 पर लड़ी, 1 सीट जीती। 2025 में दावा 30+ सीटों का है। अब उसे कितनी मिलती हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि जब एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी है तो फिर जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में क्यों देखा जा रहा है।
तो इसका जवाब भी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं। साल 2005 में जब पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उसी वक्त से ही जेडीयू की भूमिका विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की ही रही है। 2005 में जेडीयू 138 सीटों पर लड़ी थी, बीजेपी 101 सीटों पर। 2010 में जेडीयू 141 सीटों पर लड़ी, बीजेपी 102 सीटों पर। 2015 में जेडीयू आरजेडी के साथ थी, तब 101 सीटों पर लड़ी। भारतीय जनता पार्टी 153 सीटों पर लड़ी थी। 2020 में बीजेपी से फिर गठबंधन हुआ, तब भी जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी, भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर। और उस वक्त एनडीए को कामयाबी तो मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। जबकि उसके पहले के तमाम विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और जेडीयू ने साथ लड़ा, ज्यादा सीटें जेडीयू को ही मिलती थीं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते थे। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, तो माना जा रहा है ज्यादा हिस्सा, ज्यादा सीटें जेडीयू अपने खाते में लेने की कोशिश करेगी। जनहित में अब आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो 2027 के यूपी चुनाव की दशा और दिशा तय कर सकती है। आपको याद होगा, पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, कई लोग मारे गए थे। ये खून खराबा क्यों और कैसे हुआ, आपको फिर से बताएंगे, लेकिन उसके पहले इस हिंसा से जुड़ी सबसे नई खबर जान लीजिए। हिंसा की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। 450 पेज की यह रिपोर्ट वैसे तो गोपनीय है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इसके अंदर की जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो बेहद चौंकाने और डराने वाली हैं, सावधान करने वाली हैं। संभल हिंसा के पूरे 277 दिन के बाद यह रिपोर्ट आई है। इस जांच आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे, जिन्होंने 2 किताबों की शक्ल में 450 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। सूत्रों के मुताबिक इन पन्नों पर लिखी बड़ी बातें क्या हैं, अब जरा उसके बारे में भी आप जान लें। पठान तुर्क के आपसी संघर्ष में संभल दंगों का केंद्र रहा है। 1947 से हर दंगे में मुख्य रूप से हिंदुओं को मारा गया। 24 नवंबर 2024 की हिंसा में भी हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश थी। हिंसा भड़काने के इरादे से बाहर से दंगाइयों को लाया गया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से हिंदू बच गए। हिंसा में तुर्क पठानों ने पुरानी रंजिश में एक दूसरे को मारा। ये खुलासे तो पिछले साल हुई हिंसा को लेकर हैं। आगे जो मैं आपको बताने जा रही हूं, उसे देखकर आप यकीन मानिए पूरी तरह से चौंकने वाले हैं। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी बदल दी। आजादी के वक्त संभल नगर पालिका में 55% मुस्लिम, 45% हिंदू थे, लेकिन 78 साल के बाद अब यहां पर मुसलमान 85% हो चुके हैं, तो हिंदू सिर्फ 15% रह गए हैं। यानी आजादी से अब तक संभल में मुस्लिम आबादी 30% बढ़ गई, तो हिंदू आबादी 30% घट चुकी है। आजादी के बाद संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर 1947, 48, 1953, 1958, 1962, 1976, 78, 1980, 1990, 92, 95, 2001 और 2019, जब संभल को दंगों की आग में झुलसाया गया। सूत्रों का दावा है कि इस रिपोर्ट में संभल को लेकर एक और बड़ा खुलासा है। संभल कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अलकायदा, हरकत-उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन यहां पर पैर पसार चुके हैं। आतंकवादियों की अमेरिकी सूची में शुमार मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक भी संभल का ही रहने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग भी पहले से सक्रिय थे। इस रिपोर्ट में एक और जिस सबसे बड़ी बात का जिक्र है, अब वो जरा जान ले। ऐतिहासिक हरिहर मंदिर के अस्तित्व के सबूत, जो संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को नया रंग दे सकता है। हालांकि ये सारी जानकारियां सूत्रों के हवाले से सामने आई है, क्योंकि जांच आयोग के सदस्य और सरकार के अधिकारी की ओर से औपचारिक रूप से अभी तक इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोला गया है। जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। जो जांच हमको सौंपी गई थी कमीशन को, उन बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुबह 10 बजे कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी है। कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, गोपनीय रिपोर्ट है।
दरअसल इस रिपोर्ट को कैबिनेट में पास कराया जाएगा, फिर इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। तब जाहिर सी बात है इसमें लिखी बातें भी सार्वजनिक होंगी। फिलहाल मैं आपको बीते साल 24 नवंबर का वो मंजर दिखाती हूं जब संभल को सुलगाया गया, शहर को हिंसा की आग में झोंका गया। ये सब तब हुआ जब जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। भीड़ अचानक हिंसक हुई, पुलिस टीम पर पथराव किया, आगजनी की गई। इस दौरान गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद पुलिस ने 79 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जबकि समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद और 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 18 जून 2025 को एसआईटी ने 1128 पन्नों में सांसद बर्क समेत 23 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम शामिल नहीं था। फसाद की जड़ में संभल का जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद है। हिंदू पक्ष के मुताबिक बाबर ने 1929 में हरिहर मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। इसे लेकर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर हुई। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दिया। कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उसी दिन शाम 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई। 2 घंटे सर्वे किया, हालांकि उस दिन सर्वे पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे की टीम जामा मस्जिद जा पहुंची। मस्जिद के अंदर सर्वे हो ही रहा था, तभी बाहर हिंसा भड़क उठी। सील बंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट संभल कोर्ट में जमा हो चुका है। यह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। विवाद मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ, इसके बाद हिंसा की जांच हुई और उपद्रवियों की खोजबीन की जाने लगी तो बिजली चोरी का खुलासा हो गया था। फिर 14 दिसंबर 2024 को पुलिस जब संभल के खग्गू सराय इलाके में जांच करने पहुंची तो एक मंदिर मिल गया। दावा किया गया कि यह मंदिर 1978 के दंगों के बाद से ही बंद है। इस मंदिर के नजदीक ही सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर भी है। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद संभल में 3 मंदिर मिले, महादेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और बांके बिहारी मंदिर। कई ऐतिहासिक बावड़ी और कूप मिले हैं। प्रशासन के मुताबिक संभल में कुल 87 देव तीर्थ स्थल हैं। मार्च 2025 तक इनमें से 58 मिल चुके थे, बाकी की तलाश जारी है। लेकिन असली विवाद तो मस्जिद मंदिर से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के मुताबिक इतिहास की किताबों, सरकारी दस्तावेजों और धर्म ग्रंथों में संभल में हरिहर मंदिर का जिक्र है। मान्यता यह भी है कि संभल में ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होना है। इस बीच संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट के रूप में यूपी के सबसे नए और बड़े विवाद का जन्म हो चुका है, जो यकीनन 2027 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में इस पर राजनीतिक गहमागहमी भी शुरू हो चुकी है। संभल तो एक नाम है, लेकिन संभल जैसे कम से कम 100 ऐसे जगह हैं जहां पे टारगेटेड डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। इस्लामिक समूह का ग्रुप बन के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है, उनको भगाया जा रहा है ताकि डेमोग्राफी चेंज कर सकें। फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। संभल की डेमोग्राफी बदलने का कार्य किया गया है। वहाँ किस प्रकार से हिंदुओं को डरा के धमका के उनका पलायन कराया गया। अब सरकार को इस पर बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। इस भारत का इस्लामीकरण करने का जो इनका ध्येय है, उसी का परिणाम ये है कि 1947 में जिस जिले की आबादी 45% थी, वो घट करके 15% पर आ गई है। हम हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में, ये हमें विचार करना होगा। संभल की खबरों से बाहर निकलेंगे और अब ट्रंप टैरिफ के जवाब में नींबू शिकंजी वाली देसी खबर देते हैं आपको। जिस बात की आशंका थी आज वही हुआ है। अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत में आज बाजार खुला तो निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। जिन्हें जीडीपी गिरने और लाखों नौकरियां जाने की घबराहट है, उनका डर आज और बढ़ गया।
जितनी उठापटक बाजार में हुई उतनी ही देसी और वैश्विक सियासत में भी शुरू हो गई। इस टैरिफ वॉर से अंततः कौन 21 साबित होगा, ये सवाल है, इसको लेकर डिबेट किए जा रहे हैं। इन सारी खलबलियों के बीच देश में लोगों के दिमाग में भी सवालों की उछल कूद बढ़ गई है कि क्या भारत वाकई अमेरिका का टैरिफ अटैक झेल पाएगा? क्या ट्रंप की सनक भारत का विकास चौपट करके रहेगी? क्या सचमुच भारत में लाखों लोग अपनी नौकरियां गंवाने वाले हैं? क्या लाखों उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था लुढ़क जाएगी? ट्रंप की सनक का सॉलिड जवाब भारत के पास है भी या नहीं है? और ऐसे ही अंदेशों के बीच अब चर्चा में है आत्मनिर्भर भारत की नींबू शिकंजी थ्योरी। इसे आप 777 थ्योरी भी कह सकते हैं। आप में से बहुतों से ये दोनों थ्योरी के नाम आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, लेकिन पीएम मोदी लगातार इसकी ओर बात कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इशारों में कह दिया है कि अमेरिका के सामने यही नींबू शिकंजी थ्योरी काम आएगी। लेकिन इस पर आने से पहले आपको आज के ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अपडेट दे देते हैं। अमेरिका के 50% टैरिफ लगाते ही भारत के शेयर बाजार में आज बड़ी उथल पुथल मच गई। बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम से गिरे। बाजार में निवेशकों को 4 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए उनके डूब गए। लोगों ने बड़ी हड़बड़ी में शेयर बेचे। बीएसई सेंसेक्स 705 अंक गिरकर बंद हुआ। और ट्रंप की मचाई इस आर्थिक गुंडागर्दी के बीच प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में जापान और चीन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वैसे तो दोनों देशों का दौरा पहले से तय था, लेकिन अब देश दुनिया की उत्सुकता इसमें है कि प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन से इस दौरे से ट्रंप की टैरिफ दादागिरी का कौन सा तोड़ निकाल कर लाते हैं। और भारत पर 50% टैरिफ थोपने के बाद अमेरिका से 2 बड़े बयान भी आए हैं। एक अमेरिकी वित्त मंत्री का और दूसरा बयान ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर, टैरिफ सलाहकार का। कुछ लोग इन बयानों का यह अर्थ निकाल बैठे हैं कि ट्रंप के तेवर एक ही दिन में ठंडे पड़ गए, लेकिन हमें इन बयानों में ऐसा कुछ नहीं दिखा। हमें तो 2 मुंह से दिए गए 2 बयानों में अमेरिका का 2 मुहापन ही नजर आया है। पहले ये दोनों बयान सुनिए। President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level. And it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals. And they've kind of tapped us along in terms of the negotiations. And then there is also the aspect of the Russian crude purchases, which they've been profiteering on. और अब समझे कि इन दोनों बयानों में कैसे ट्रंप और अमेरिका का 2 मुहापन है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका का टैरिफ मामला उलझा जरूर है, लेकिन मोदी और ट्रंप अच्छे दोस्त हैं। दोनों देश आखिर में फिर से एक साथ जरूर साथ आ जाएंगे। लेकिन ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो धौंस दे रहे हैं। वो रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी युद्ध बता रहे हैं। कंडीशन रख रहे हैं कि शांति का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है। मतलब रूस से तेल रोको, तभी रूस यूक्रेन युद्ध रोकेगा, तभी भारत से अमेरिका का तनाव घटेगा। इसीलिए इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं कि दुनिया पर हुक्म चलाने की और जबरदस्ती सबका बॉस बनने की आदत अमेरिका आसानी से छोड़ देगा। इससे आगे जाते हैं कि अमेरिका के इस टशन का ट्रीटमेंट आखिर क्या है। क्या वाकई भारत की नींबू शिकंजी थ्योरी ही ट्रंप का सही इलाज है? अब आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सुने, क्योंकि टैरिफ टेरर के जवाब में स्वदेशी की नींबू शिकंजी थ्योरी उन्हीं के इस बयान से सामने आई है। स्वदेशी का पालन करना यानी क्या है? जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। गर्मी के दिनों में आप अच्छा नींबू की शिकंजी बनाकर खा सकते हो, मैं पी सकते हो, वो कोका कोला और क्यों लाना? या स्प्राइट भी बाहर का पेय क्यों लाना? अपने घर का लाना। पिज्जा वगैरह के घर में बहुत अच्छा भोजन मिलता है, पोषक भोजन मिलता है, उसके अच्छे परिणाम स्वास्थ्य पर होते हैं, सारे डॉक्टर लोग जानते हैं और बताते भी है। लेकिन बार बार, हाँ एक आध बार गए मजा करने के लिए पिज्जा खाया, चल सकता है। संघ से 100 वर्षों के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने न ट्रंप का नाम लिया, न टैरिफ शब्द बोला, लेकिन जिस टाइमिंग के साथ वो पिज्जा से लेकर पेट्रोल तक आए,
संदेश समझने के लिए काफी था। बाहर से लाने से अपने गांव के रोजगार को मार पड़ती है। अपने गांव का खरीदो, अपने राज्य में कार्य बनती है वहीं से खरीदो, सस्ती मिलती है इसलिए बाहर के राज्य से क्यों खरीदते हो? हरियाणा से सस्ता पेट्रोल ऐसा बोर्ड मिलता है कभी कभी। अरे भाई हम जहां के हैं वहां का खरीदो, क्योंकि उस पर पेट चलता है। ऐसे ही अपने देश में जो बनता है वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। जीवन आवश्यक है और अपने देश में नहीं बनता, बाहर से लेंगे। देश की नीति में स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होना चाहिए, दबाव में नहीं जाना चाहिए। आरएसएस का एक संगठन स्वदेशी जागरण मंच भी है। यूं तो पहले से एक्टिव है, लेकिन इन दिनों और भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। भागवत ने कोका कोला का जिक्र करके 1977 का जिक्र ताजा किया, जब इस अमेरिकन कंपनी को भारत सरकार ने देश निकाला दे दिया था। 1975 में कोका कोला को भारत के प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने लॉन्च किया था। 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी, जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री बनाए गए। जॉर्ज चाहते थे कि कोका कोला भारतीय कंपनी में अपनी 60% हिस्सेदारी कम करे। कोका कोला राजी नहीं हुई। जॉर्ज फर्नांडीज ने देश से उसका कारोबार समेट दिया। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने इसका विकल्प लॉन्च किया, जिसे जॉर्ज ने 777 का नाम दिया था। बाद में 777 कोल्ड ड्रिंक ही कैंपा कोला नाम से रिलॉन्च हुआ और फिर भारत में छा गया। कोका कोला 16 साल तक भारत से बेदखल रही, तब तक जब तक कि 1992 के उदारीकरण में देश ने नए सिरे से दरवाजे नहीं खोले। इसके बाद कोका और पेप्सी भारत के गांव-गांव तक पहुंच गई थी। हालांकि मोहन भागवत ने साफ कहा कि स्वदेशी का मतलब दूसरे देशों का बहिष्कार या उनसे रिश्ते तोड़ना नहीं है, बल्कि देसी चीजों का उपयोग बढ़ाने और उनका खुद उत्पादन करने से है। ये संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के भी स्वदेशी पर अचानक ज्यादा जोर देने की टाइमिंग वही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ बढ़ा दिया है। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। देश में विदेशी चीजों का बहिष्कार चलता रहता है, लेकिन ये स्वदेशी जुनून मौसमी ही होता है। गिव एंड टेक वाली ग्लोबल इकोनॉमी में बायकॉट होता तो है, पर ज्यादा दिन चल नहीं पाता। इसमें पलटवार के भी अपने खतरे हैं। बहरहाल इंतजार किया जा सकता है कि भारत में कितने लोग नींबू शिकंजी की थ्योरी अपनाते हैं। क्या शिकंजी में वो शक्ति है कि ट्रंप के टैरिफ टेरर को घोल कर रख दे। वैसे आपको बताते चले, दरअसल जो बातें मोहन भागवत की ओर से कही गई हैं स्वदेशी अपनाने की, वो कहीं हद तक ठीक भी है। बाबा रामदेव ने भी यही कहा था और देश की बड़ी आबादी इस बात को स्वीकार भी रही है। इन सब के बीच आगे बढ़ते हुए एक अच्छी खबर भी दे दें। ज्यादातर आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका का टैरिफ भारत पर ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगा। ऐसे में एक सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट ट्रंप की टेंशन और बढ़ा सकती है। प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी EY की रिपोर्ट कहती है भारत 2038 तक अमेरिकी इकोनॉमी को पीछे छोड़ सकता है। 2038 तक भारत की GDP 34.2 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। EY ने परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के आधार पर यह दावा किया है। जरा सोचिए ट्रंप के दिल पर क्या बीतेगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बता रहे थे। डेड इकोनॉमी बोला गया था उनकी ओर से। जैसे और खबरें सामने आएंगी इस टेरर वॉर से जुड़ी हुई, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, जनहित में एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस साल 100 साल पूरे हो रहे हैं। तकरीबन 1 महीने का वक्त बाकी है। इस मौके पर दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मीडिया से बातचीत की। मैं भी वहीं पर मौजूद थी। संघ प्रमुख ने पत्रकारों के हर सवाल का जवाब दिया। इस दौरान उनसे 75 साल की उम्र में राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा। I never said that I will retire or someone should retire.
In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalaks? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time, they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life. And we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the thing. ये बड़ा बयान है क्योंकि कुछ समय पहले 75 साल की उम्र को लेकर संघ प्रमुख की ओर से एक बयान सामने आया था, जिसके बाद देश भर में विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया था। लेकिन आज उन्होंने विस्तार से इस पूरे मामले में अपनी बात रखी। संघ प्रमुख से ये भी पूछा गया कि क्या आरएसएस बीजेपी में मतभेद है, तो इस पर उन्होंने क्या कहा, गौर से सुनिए। तो मतभेद के मुद्दे क्या है? मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। इश्यूज में मतभेद होता है, सबका होता है। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। क्षमता अपनी अपनी है, परिस्थिति अपनी अपनी है। अलग अलग चलेंगे तो भी अलग अलग जाना नहीं है, सबको एक जगह जाना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। नए अध्यक्ष का चुनाव लंबे समय से टल रहा है। लोग कहते हैं कि इस पर संघ बीजेपी में एक राय नहीं बन पा रही। ऐसे में आज जब संघ प्रमुख से ये सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी में सब कुछ संघ ही तय करता है, तो इस पर भी उन्होंने दो टूक कहा कि अगर ऐसा होता तो इतना समय नहीं लगता। ये पूर्णतः गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्यों देखने से भी सीखते हैं लोग। परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। संघ प्रमुख ने आज कई बार ऐसी बातें कही जो अचानक से बिल्कुल हिट करती हुई सामने आई। और आपने सुना, जब ये सवाल उनके सामने आया था तो उन्होंने कहा कि अगर हम करते तो इतना वक्त लगता क्या, और उसके बाद जबरदस्त तरीके से वहां पर तालियां भी बजती रहीं। फिलहाल अब आगे क्या रहेगी स्थिति, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मौसम की खबरों का कर लेते हैं। देश का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ बारिश की चपेट में है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जल की मार झेल रहा है। हाईवे मेगा प्रोजेक्ट पानी के सामने सरेंडर कर रहे हैं। क्या इंसान, क्या बेजुबान, कुदरत के इस कहर से हर कोई परेशान है। आपदा की इस घड़ी में राहत और बचाव के लिए कई इलाकों में सेना की तैनाती भी कर दी गई है। जवान देवदूत बनकर कैसे लोगों की जान बचा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पानी पूरे इलाके को हाईजैक कर चुका है। पानी की मनमानी को चुनौती देने चीता हेलीकॉप्टर मैदान में उतरता है।
विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए सेना के जवान देवदूत बनकर टापू के करीब पहुंचते हैं। टापू के किनारे सैलाब का सितम इस कदर है कि पूरा का पूरा इलाका समंदर नजर आ रहा है। छोटे से हरे भरे टापू पर 2 शख्स मौजूद हैं जिन्हें पानी ने कई घंटों से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। तस्वीरें गुरदासपुर के लसियांग इलाके की हैं, जो बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ की इसी चपेट में ये दोनों शख्स भी आ गए। जब जमीन पर पानी मौत बनकर तैर रही थी, तब आसमान से आए इन देवदूतों ने इन्हें जिंदगी की आस दी। दोनों शख्स ने पहले अपना सामान हेलीकॉप्टर में रखा और फिर एक एक कर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर इन्हें सुरक्षित ठिकानों की ओर ले गया। ऐसे 1-2 नहीं, पूरे 27 लोगों को सेना के जवानों ने बचाया। इस काम को अंजाम देने में 3 चीता हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर जब यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन कर लौट रहा था तो इलाके का एरियल व्यू भी नजर आया, जो गवाही दे रहा है कि इलाके में हालात कितने भयावह हैं। सेना आसमान से ही नहीं, ग्राउंड जीरो से भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की ये तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ भारत पाकिस्तान की सीमा रेडक्लिफ लाइन को निगल चुकी है। इस पार गुरदासपुर में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा डूबा हुआ है। डेरा बाबा नानक में हालात संभालने के लिए सेना पहुंच चुकी है। स्थानीय लोगों को यहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गुरदासपुर में है इस वक्त हम। डेरा बाबा नानक, जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर को ये सड़क जाती है, यहाँ आपको जो दृश्य दिखाएंगे आप सोचेंगे ये क्या है, समंदर है या क्या है। असल में ये यहाँ से डेरा बाबा नानक जो कॉरिडोर है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, वो तकरीबन 5 किलोमीटर है। सेना देख सकते हैं आप, सेना के जवान हैं यहाँ पे। इसमें तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनमें सेना, BSF, तमाम जो जवान हैं वो जो हैं अपना सहयोग कर रहे हैं। राहत और बचाव में सिर्फ चीते ही नहीं, सेना का जामवंत भी शामिल है। हर विषम परिस्थितियों को पार करने वाले एटॉर N1200 के 4 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल अमृतसर में नजर आए। कई फीट भरे पानी में जब एटॉर N1200 ने एंट्री ली तो पानी भी सरेंडर करता नजर आया। सेना का ये जामवंत बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने आगे बढ़ा। अमृतसर के अलावा पठानकोट और गुरदासपुर में भी राहत बचाव के लिए सेना का एक खास वाहन मैदान में है। एटॉर N1200 सिर्फ पानी ही नहीं, मौसम की हर परिस्थिति में कारगर है। बर्फ से लेकर दलदल और रेत की बाधाओं को ये बेदम कर देता है, जिसकी नुमाइश युद्धाभ्यास के दौरान दिख चुकी है और अब राहत बचाव में भी ये सेना का ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। सेना का विमान बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचता है। नीचे बाढ़ में कुछ लोग फंसे नजर आते हैं। हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंकी जाती है। बाढ़ में फंसे लोग एक एक कर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। सेना के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ उड़ान भरते हैं। तस्वीरें जम्मू पठानकोट सीमा की हैं, जहां रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात भयावह हो गए हैं। फिलहाल जम्मू और पंजाब की सीमा का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां जवान देवदूत बनकर एक एक जान बचाने में जुटे हैं। अपने खून पसीने की कमाई से लोग महंगे घर खरीदते हैं। हाउस टैक्स से लेकर न जाने कितने तरह के टैक्स नगर निगम को चुकाते हैं, लेकिन सेवाओं के नाम पर सब ठन गोपाल। कई बार तो प्रशासन की लापरवाहियों से आम आदमी के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। ऐसा ही मामला आया है यूपी के गाजियाबाद से। सुबह 8:20 का वक्त है। लाल टी शर्ट पहने ये शख्स स्कूटी पीछे मोड़ता है। स्कूटी को 90 डिग्री पर मोड़कर ये युवक आगे सड़क की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। तभी स्कूटी का पिछला टायर वहां मौजूद खुले नाले के किनारे अटक जाता है। युवक नियंत्रण खो देता है। स्कूटी और युवक दोनों गंदे नाले में गिर जाते हैं। नाले में गिरा युवक मदद की गुहार लगाता है, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद 2 बच्चे युवक की आवाज सुनते हैं, मौके पर पहुंचते हैं और इलाके के लोगों को मदद के लिए बुलाते हैं।
स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते हैं और सीढ़ी की मदद से युवक को गंदे नाले से बाहर निकालते हैं। थोड़ी देर बाद जेसीबी की मदद से युवक की स्कूटी को भी बाहर निकाला जाता है। तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद के पौष इलाके में शुमार इंदिरापुरम की हैं, जहां पर यह घटना हुई वो गौर ग्रीन सोसाइटी के बाहर मौजूद मार्केट की है। करोड़ों रुपए देकर लोगों ने यहां आशियाना बनवाया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर नगर निगम ने जानलेवा नाले खोले हुए हैं। इसके बाद आज सुबह की घटना है। ये लड़का बेचारा स्कूटी अपनी बैक कर रहा था, निकल के मार्केट से जा रहा था, तो जैसे उसने स्कूटी बैक करने लगा तो वो पीछे गड्ढे में जा गिरा और उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से पूरा का पूरा स्कूटी समेत नाले में गिर पड़ा। इंदिरापुरम का इलाका गाजियाबाद नगर निगम के अंतर्गत आता है। कुछ महीने पहले ही विकास कार्यों के लिए नगर निगम ने 3,500 करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लगाई, लेकिन सड़क पर विकास का तो पता नहीं, लेकिन मौत के नाले जरूर नजर आ रहे हैं। जनता कैसे भगवान भरोसे है, तस्वीरें आपने देख ली। सब लोग इतना लकी नहीं होते कि 2 बच्चे आए और सबको चीख पुकार करके बचा ले। जरा सोचिए, थोड़ी भी देर होती तो उस आदमी की जान तक जा सकती थी। इतनी बड़ी लापरवाही। और अब आज का जनहित मंत्र। आज मशहूर शायर फिराक गोरखपुर की जयंती है। उनकी कुछ खास पंक्तियां। खामोश शहर की चीखती रातें, सब चुप हैं पर कहने को हैं हजारों बातें। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।